नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सिंह, अराइज एकेडमी। आज बच्चों मैं आप लोगों को व्याकरण बताऊंगा जिसमें लिंग परिवर्तन बताऊंगा। ठीक है बच्चों, लिंग परिवर्तन। अब देखिए, अगर हम देखते हैं हिंदी में आप अलग अलग शब्द देखते हो। लिंग परिवर्तन आपको करने के लिए भी आता है और लिंग पहचानो करके दो तरह के प्रश्न आपको आते हैं। एक आता है लिंग परिवर्तन और दूसरा है लिंग पहचानो। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कुल मिला के तीन ही तरह के लिंग है। एक पहला है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और तीसरा है नपुंसक लिंग। वैसे तो हम देखते हैं हमारे समाज में भी तीन ही जेंडर माने जाते हैं, तीन ही लिंग माने जाते हैं, तीन में से ही लिखा जाता है। अब तो रेलवे सरकार ने भी, पहले हम देखते थे रेलवे का टिकट निकालने जाते थे तो रेलवे टिकट में उन्होंने ऑब्लिक में दो ही चीज हमें दी रहती थी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग के लिए जगह ही नहीं दी थी और हाल ही में ही सरकार ने उस जेंडर को भी उस रेलवे के टिकट निकालने के पर्चे में उसे भी शामिल कर लिया कि भैया उनका भी अधिकार है, समाज के घटक हैं वो, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए उनका भी इस्तेमाल होना जरूरी है और उसे हमें पढ़ना भी चाहिए। इसलिए हमें जानकारी होनी चाहिए तीन तरह के लिंग है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले लिंग परिवर्तन में हमें आता है, पहला है स्त्री लिंग और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग जिसे हम कहेंगे। ठीक है, नपुंसक लिंग, इसमें हम तीन देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तीन चीजें देखेंगे। अब इसमें देखना है पहचानना कैसे है। सबसे पहले मैं बात बोलूंगा पहचानना कैसे है, बाद में परिवर्तन की बात आएगी। परिवर्तन तो हम कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले पहचानो तो और है कौन सा। जैसे एक शब्द मैं देता हूं, ठीक है, जैसे मैंने दे दिया पेड़। अब मैंने पेड़ दे दिया है, ठीक है, पहले तो पहचानना आना चाहिए पेड़ क्या है। पेड़ स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। अब कैसे पहचानोगे, तो एक वाक्य, हम कुछ चीजें देखिए, कभी अगर कोई भाषा हम बोलते हैं, अगर वो भाषा हमें समझ में ना आती हो तो कानों को थोड़ा सा अटपटा लगता है। सबसे पहली बात है, क्योंकि हमारे कान बड़े सतर्क होते हैं, बहुत सारी चीजों को हमें सतर्कता देते हैं कान हमारे। आप लोगों ने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, थोड़ा सा कहीं आवाज आए कुत्ते के कान तुरंत ये हो जाते हैं, बिल्ली के कान देखो तुरंत होते हैं। कान हमारे बड़े तेज होते हैं, कान सुनने के बाद हमें वो चीजें बता देते हैं। तो मेरा जो तरीका है एक अलग है, हटके है। शायद आप लोगों को किसी विद्यालय में कोई शिक्षक ये चीज न बताए, लेकिन मेरा जो तरीका है सुनने वाला, ये बहुत सटीक तरीका है, जिस तरीके से आप आसानी से जिंदगी भर आप कभी भूलोगे नहीं। ये वाला तरीका देख लीजिए। जैसे मैंने कहा पेड़। अब बच्चों मुझे बताइए, पेड़ एक वाक्य बना दो उससे। पेड़ खड़ा था, पेड़ था और पेड़ थे। था थी थे में कर दो उसमें, जैसे कि एक पेड़ खड़ा था, है ना। अब पेड़ खड़ा था बोलेंगे या पेड़ खड़ी थी या पेड़ खड़े थे। ठीक है, अब तीनों वाक्य में बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। पेड़ खड़ी थी नहीं तो थी तो आएगा नहीं, स्वाभाविक स्त्रीलिंगी तो आएगा नहीं। अब मैं कहूंगा पेड़ खड़ा था, और पेड़ खड़ा था कैसे कहेंगे, पेड़ खड़े थे आ गया। अब पेड़ जो थे आ गया, पेड़ थे मतलब क्या आएगा, यह नपुंसक लिंग में आ जाएगा। तो उसी तरह से हम वाक्य को, अब जैसे मैं कहूंगा किताब, जैसे एक आपके सामने किताब है, मैंने कहा किताब थी, किताब था, किताब थे। अब तीनों में कौन सा अच्छा आपको लग रहा है बताओ तो मैं कहूंगा किताब थी। वहां मैंने किताब रखी थी, मैंने किताब रखा था कहेंगे कि किताब रखे थे कहेंगे। तो बच्चों किताब रखी थी, मैंने वहां किताब रखी थी, तो थी जो आया तो थी किसके लिए आ जाएगा, स्त्रीलिंगी के लिए आ जाएगा। तो यह स्त्रीलिंगी किताब क्या आ जाएगा, इसमें जो किताब है वो आपका क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंगी। मतलब बच्चों ज्यादा करके हम किसी शब्द को अगर पहचानना है, स्त्रीलिंगी है पुल्लिंगी है, तो इस तरह से हमें उसके सामने कुछ वाक्य बनाना पड़ेगा, और बना के ऐसे कर दो तो आसानी से वो चीज हमें समझ में आती है। किताब थी। अब एक और, कलम, मेरे पास कलम रखी थी, या मैंने कलम रखा था या कलम रखे थे, कौन सा आएगा इसमें, तो कलम रखा था तो नहीं आएगा, कलम रखी थी भी नहीं आएगा, कलम मेरे पास थी, तो इसमें कलम जो शब्द है जो वो भी क्या आ गया, स्त्रीलिंगी आ गया। ठीक है। अब दूसरी चीज,
मेरे पास रुमाल शब्द ले लेता हूं, ठीक है बच्चों। रुमाल शब्द ले लिया मैंने, अगर रुमाल मेरे पास था, रुमाल थी, रुमाल थे, तो क्या आएगा बच्चों, बताओ जल्दी से, क्या आएगा, रुमाल था। जब रुमाल मेरे पास था तो था जो है वो पुल्लिंग के लिए आता है, तो रुमाल क्या होगा, पुल्लिंग ही आएगा। तो बच्चों था, थी, थे, अगर ये तीन चीजों को आप लोग देख लोगे, था, थी और थे में, ये तीनों को ध्यान रख लो, उन शब्दों के साथ लगा दो, तो इससे आपको लिंग परिवर्तन करने में या लिंग परिवर्तन करो या पहचानने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। और ये बहुत ही सटीक माध्यम है, आसानी से कोई भी शब्द आपके सामने रख दो, उस शब्द का लिंग परिवर्तन या लिंग पहचानो, दोनों तरह से आपको प्रश्न पूछे तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हो, इस बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि यही तीन है जो आपको सहायक है लिंग पहचानने में और लिंग परिवर्तन में। आप अगर एक बार लिंग पहचान लिया तो लिंग परिवर्तन तो आसान है, तो आप उसका लिंग परिवर्तन कर ही सकते हो। अब आएंगे, दूसरा हमारा पड़ाव आता है, ये तो है लिंग पहचानो। पहला तो हमने देखा लिंग पहचानना, लिंग पहचान कैसे लिया, इस तरह से था, थी में। अब है दूसरा लिंग परिवर्तन करने के लिए। अब लिंग, अब बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे जानवरों के नाम दिए थे तो उसका लिंग परिवर्तन क्या आता है, ठीक है। अब दूसरा पड़ाव हम देखेंगे वचन, तो इतना ही है, इसके अलावा आपको कुछ आएगा भी ना, जरूरत भी नहीं है इससे। और क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं के आधार पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बताया, इतना ही आता है, लिंग पहचानो, ठीक है। स्त्रीलिंगी है, पुल्लिंग, आपको शब्द दिया जाएगा, 10वीं में भी है, 9वीं में भी है, 8वीं में भी है, आपको सिर्फ शब्द दिया जाएगा, शब्द के आधार पे आपको कहा जाएगा लिंग पहचानो। लिंग परिवर्तन करने के लिए भी आता है, लिंग पहचानने के लिए। अब आता है बच्चों वचन। अब वचन किसे कहते हैं, वचन तो शब्द हिंदी में देखा जाए तो माता पिता अपने बच्चों से वचन लेते हैं कि भैया मेरी रक्षा करोगे, मेरा ख्याल रखोगे कि नहीं, ये वचन हो गया। वचन मतलब वादा, ठीक है, वचन मतलब वादा। अब यहाँ पे वादा वाला शब्द नहीं देना, शब्दार्थ पे नहीं जाना है। वचन मतलब एक से अनेक। वचन में तो कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तकलीफ, उन्हें दिक्कत आ जाती है, वचन क्या है। लेकिन वचन का मतलब, अगर ऐसा मैं कह दूं एक से अनेक बनाओ, आप प्राइमरी कक्षा में अगर पढ़ते हो शब्दों को एक से अनेक बनाओ तो आसानी से आ जाएगा, भैया एक है तो उसका अनेक मतलब बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन वचन बदलो आ गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। वचन मतलब शुद्ध हिंदी अगर जानेंगे, अरे वचन तो मैंने किसी को वचन दिया था, राजा दशरथ ने भी अपनी पत्नी को वचन दिया था राम को वनवास देने का, वचन दे बैठे थे। तो ये बात आगे वचन वाला नहीं है। वचन हम देखेंगे एक से अनेक, कभी कभी एक से अनेक शब्द क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे वचन बदलो। वचन मतलब क्या होता है, एक से अनेक, एक से अनेक या अनेक से, एक से अनेक, या फिर है ना, एक से अनेक आएगा या अनेक से एक, यही आपका दो ही तरह के, एक या अनेक, यही आपका वचन बदलों में आता है। अब जैसे कुछ शब्द होते हैं जिनके एक से अनेक नहीं बनते, कुछ शब्द हैं ऐसे सटीक में जिसके हम बना नहीं पाते। जैसे एक शब्द मैं लेता हूं, मैंने कह दिया पेड़, पेड़ का क्या आएगा, एक वचन है कि पहले बहुवचन ही, ये पहले समझाइए। एक अनेक, उसे बहुवचन भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये अनेक को हम बहुवचन भी कहते हैं, बहुवचन, ये बहुवचन भी होता है, एक वचन और बहुवचन, एक से ज्यादा हो तो बहु हो गया, बहु, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम नहीं परिवर्तित कर पाते हैं, उनका होता ही नहीं। जैसे उदाहरण एक मैं देता हूं आपको, बहुत जगह पे मैंने देखा पेड़ शब्द, अगर पेड़ मैंने कहा, मैंने 2 पेड़ खरीद के लाए हैं, या मैंने कल वहां पे उनके दरवाजे के पास 2 पेड़ थे, वो मैंने खरीद लिए। अब 2-3 तो संख्याएं हम तो बता देते हैं, अब लेकिन अगर 2 से ज्यादा है, मैंने बहुत सारे पेड़ खरीदे। अब देखो मैंने वाक्य कैसे बोला, मैंने 4 पेड़ खरीदे, मैंने बहुत सारे पेड़ खरीदे। बच्चों मुझे ये बताओ, मैंने पेड़ शब्द को बदला है क्या, नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। मैंने एक से ज्यादा, मैंने एक पेड़ खरीदा, एक पेड़ खरीदा मतलब एक ही खरीदा, मैंने 5 पेड़ खरीदे। अब 5 पेड़ खरीदे तो 5 की संख्या बढ़ी, लेकिन पेड़ में तो परिवर्तन हुआ ही नहीं,
मतलब यहाँ पे तो संख्या बढ़ गई, लेकिन पेड़ शब्द में परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं होता, हम उन्हें अनेक ही लगाते हैं। अनेक शब्द उसके साथ दूसरी सहायक शब्द लगा देते हैं जिसको बहुवचन अंकित करता है वो शब्द। जैसे मैंने कहा मैंने 10 पेड़ लाए, अंक के साथ बताया। मैंने अनेक पेड़ खरीदे हैं। अब यहाँ पे ये शब्द नहीं कि मैंने अनेक पेड़े खरीदे। अरे पेड़े बोलोगे तो खाने वाला पेड़ आ जाएगा, तब तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये बात नहीं लेना है। पेड़ मतलब पेड़े पेड़ ही रहेगा, ना कि पेड़े हो जाएगा तो खाने वाली चीज आ जाएगी, अर्थ का कुछ और अर्थ समझ के बैठेंगे। इसलिए बच्चों ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन कुछ शब्दों के अर्थ शब्द के एक से अनेक में बदलते हैं। जैसे मैंने कहा किताब शब्द लिया, मैंने क्या लिया है? किताब शब्द। अब मैंने कहा 10 किताब खरीदी। 10 किताब कभी नहीं कहा जाएगा, मैंने कहा 10 किताबें खरीदी। किताबें, किताब से क्या बन गया? किताबें, है ना, किताबें। अब एक कहानी, मैंने पापा से अनेक कहानियां सुनी। कहानियां, अब एक कहानी से क्या हो गया? कहानियां। तो यहाँ पे एक से अनेक, तो यहाँ पे एक से बहुवचन बन रहा है। कहानी क्या हो गई? एक वचन है, और कहानियां क्या हो गई? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने कहा अब कुर्सी। कुर्सी बड़ा शब्द अच्छा है, कुर्सी हम पर तो ऐसे तो चेयर कहते हैं, जमाना बदल गया, इंग्लिश वाला आ गया। हिंदी की जगह पे हम इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भैया शुद्ध हिंदी बोलो, यही हमारी मातृभाषा है हिंदी, और मातृभाषा में ही ज्यादा बात करना जरूरी है। अब देखो कुर्सी शब्द आ गया। कुर्सी शब्द क्या है? एक वचन है। अब कुर्सी शब्द एक वचन है, उसकी बहुवचन क्या कहलाएगा? जैसे मैंने 10 कुर्सियां खरीदी, क्या कहा? अपने आप शब्द निकलता है कुर्सियां, सही शब्द नहीं, कुर्से नहीं बोलते। कुछ लोग बोलते हैं मैंने बहुत सारे कुर्से खरीदे, लेकिन गलत होता है। उन लोगों को सही शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता, हम कौन सा शब्द किस तरह से हम बोले जाए, एक के लिए क्या इस्तेमाल करना है और बहु के लिए क्या इस्तेमाल करना। तो कुर्सी शब्द आ गया। कुर्सी एक वचन है, और बहुत सारे कुर्सियां, कभी कभी यहां लग जाता है, हम अपने उस शब्द को नाक में बोलते हैं कुर्सियां, लेकिन कुर्सी कुछ लोग लिख दें। अब अगर बोलते हैं कि कुर्सियां लिखो, कुर्सियां तो लिखते थे, यहाँ का चंद्र बिंदी ऊपर नहीं लगाते, तो वहां पे भी गलत हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कुर्सियां, अब कुर्सियां नहीं होती, कुर्सियां होता है, उस पे यहाँ पे चंद्र बिंदी लगेगी। समझ में आए? तो उसी तरह से कुछ शब्दों में जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उसमें चंद्रबिंदी आता है, तो चंद्रबिंदी लगाना बहुत जरूरी है, तो वो हमारा हो जाए कुर्सियां। ठीक है, अब जैसे एक शब्द लेते हैं और लेते हैं उदाहरण के रूप में पौधा। जितना ज्यादा उदाहरण लेंगे उतना आपका माइंड क्लियर विजन, आपका दृष्टिकोण आपका बदलता जाएगा, आपका क्लियर विजन हो जाएगा, आपको सही ढंग से समझ में आएगा। अब अगला एक शब्द लेता हूं पौधा। एक पौधा। अब मैंने कहा कि मैंने एक पौधा लाया है, अब उसके बाद मैं क्या कहूंगा? मैंने बाजार से, नर्सरी से, बाजार से तो नहीं नर्सरी, क्योंकि पौधे भैया नर्सरी में मिलते, कहीं और नहीं मिलते, नहीं तो चले जाओगे किसी मिठाई वाले की दुकान में। पौधे, पौधे कहाँ मिलते हैं? नर्सरी में। अब एक पौधा, मैंने कहा कि मैंने नर्सरी से 10 पौधा लाया। 10 पौधा लाया क्या? नहीं, 10 पौधे लाए। पौधा का, पौधा एक वचन है, और पौधे क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा उसका, पौधा, पौधे। ठीक है, उसी तरह से कापी। अब क्या है? कापी। कापी भैया जिसे कहते हैं इंग्लिश में नोटबुक, जिसमें नोट करते हैं हम, कापी करते हैं, कुछ तो लिखते हैं। अब कापी होगी, एक होगी तो कापी, अनेक होगी तो कापियां, है ना, अनेक उसकी क्या होगी? कापियां। तो ऐसे ही एक वचन से बहुवचन हम परिवर्तन करते हैं। एक वचन कुछ शब्दों के, मैंने जैसे कहा पेड़, कुछ शब्दों के बहुवचन नहीं होते, वैसे को वैसे वह स्थिर रहते हैं, उनका परिवर्तन नहीं होता, उनके साथ में हम कुछ शब्द लगाते हैं। पहले कहा मैंने, जैसे कि पेड़, एक पेड़, 2 पेड़, अनेक पेड़, बहुत सारे पेड़। पेड़ का होगा, पेड़े नहीं होगा, पेड़ उसके साथ हम एक, बहुत, ऐसे शब्द लगा के उसका बहुवचन में अंकित कर देते हैं। उस शब्द को, पेड़ को पेड़ कहते हैं, ना कि पेड़े कहेंगे। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो बच्चों अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। दूसरा देखेंगे उसमें हम व्याकरण में देखने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। अब उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही अच्छा
टॉपिक है, देखेंगे हिंदी में। वैसे तो आप लोग अगर देखते होंगे इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, इंग्लिश में इसे कहा जाता है। फिर भी बता दे रहा हूं, कभी कभी क्या हो जाता बच्चों, देखो कि मैं इंग्लिश कभी कभी आप लोगों को क्यों बता देता हूं, कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि देखो आज का जमाना है, अंग्रेजी का जमाना है, मानता हूं इस चीज को, हिंदी भी हमारी है, लेकिन आजकल का ऐसा मानना हो गया भैया अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहिए, तो हम धीरे धीरे अपनी मातृभाषा और अपनी हिंदी की भाषाओं को भूलते जा रहे हैं और इंग्लिश को ज्यादा याद करें। आज अगर सुबह से अगर उठ के शाम तक ले बिस्तर पे जाने तक अगर आप देखोगे दिन भर में आपने कितने शब्दों का इस्तेमाल हिंदी किया, तो शायद ही बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल आप हिंदी करते हो, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी हो गया। ये सत्य है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं बच्चों। इसलिए मैं कहूंगा, अब मैं कहूंगा प्रत्यय और उपसर्ग जिसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं, आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो। अब देखते हैं बच्चों इसमें प्रत्यय और उपसर्ग में क्या था। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगाया जाता है, समझ में आया बच्चों। उपसर्ग मतलब क्या, अच्छी तरह समझ लो। उपसर्ग मतलब अगर एक भी याद कर लेते हो आप, तो दूसरा आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दूसरा उसका पूरा पूरा विरुद्ध रहेगा। बस मैंने क्या कहा, उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग मतलब शब्द से पहले जो आए वो उपसर्ग है, और शब्द के बाद जो आए वो प्रत्यय है। समझ में आया बच्चों, मैंने फिर से बता रहा हूं एक बार, ध्यान में अच्छी तरह से ध्यान रहो। यहीं पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में फर्क क्या है। जो शब्द से पहले आता है, शब्द से पहले उसे हम उपसर्ग कहेंगे, और शब्द की जो बाद आता है उसे हम प्रत्यय कहेंगे। अब कुछ उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे तो ज्यादा आपका दिमाग खुल जाएगा कि भैया उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। सबसे पहले हम उपसर्ग, लेकिन ध्यान दो, पहले मैं और एक बता दो, 8वीं 9वीं 10वीं के लिए भी बता दो कि परीक्षा में जब उपसर्ग और प्रत्यय आपको जब आता है तो आपको दोनों में से कोई एक लिखना पड़ता है। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, दोनों में से कोई एक लिखना। प्रश्न आता है आपको दोनों लिखा था ऑब्लिक, जैसे मैंने यहां पे लिखा है ऑब्लिक में कि उपसर्ग भी है प्रत्यय है, आपको कहा जाता है दिए गए शब्दों के प्रत्यय और उपसर्ग बनाइए। क्या कहा जाता है, दिए गए शब्दों के प्रत्यय और उपसर्ग बनाइए। आपको दोनों में से चूज करना है, आपको देखना है कि दोनों में से आपको आता कौन सा है, और जो सटीक उत्तर आए उसी को लिखिए, ना कि दोनों करने, ना ये करे ना वो करे, दोनों में लटक जाए, ऐसा नहीं करना है। जो आपका चीज सटीक तरह से आ रही है, चाहे उपसर्ग आ रहा है उपसर्ग लिखिए, प्रत्यय आ रहा है तो प्रत्यय लिखिए, लेकिन जो सही ढंग से आ रहा है उसी को ही चूज कीजिए, क्योंकि वहां पे व्याकरण जब पूछा जाता है परीक्षा में, दोनों में से कोई एक आता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में किसे कहते हैं। पहला एक शब्द मैं लूंगा, शब्द के आधार पे ही आपको बताऊंगा कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। जब हम एक शब्द लूंगा और उसी शब्द के आधार पे मैं बताऊंगा कि इसे उपसर्ग और प्रत्यय कैसे लगाया जाता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब जैसे अब देखेंगे देव, अब शब्द देव नहीं लेंगे, एक तरह से ले लेंगे, क्या शब्द ले लेंगे, कोई बता सकता है तुम लोगों में से? नहीं बताए, चलो मैं ही बता दूंगा। जैसे महाशब्द लिख दिया। अब महाशब्द लिखा, महाशब्द लिया है, इस शब्द को हम क्या लगाएंगे, उपसर्ग या प्रत्यय, आपको शब्द दे दिया जाएगा, महाशब्द ले लिया है। अब आपको कहा जाएगा चाहे उपसर्ग बनाइए चाहे प्रत्यय लगाइए। अब आपको ये देखना है कि दोनों में से आपको कौन सा आता है, वही चूज कीजिए। ठीक है, तो देखिए महाशब्द, अब इसमें अगर इसमें आत्मा लगा दोगे, क्या लगा दोगे, आत्मा, समझना, तब इसमें क्या लगा दो, आत्मा, तो शब्द क्या बन जाएगा, महात्मा, महात्मा शब्द बन जाएगा। ये तो दूसरा भी संधि विग्रह वाला भी जैसे शब्द आता है, संधि विग्रह में भी हम देखने वाले ये चीजें, लेकिन हम इसमें ये चीज नहीं देखेंगे, हम शायद ये सब नहीं लगाएंगे। ये आप लोग देखोगे बोलो कंफ्यूज हो जाएगा, सर इसमें संधि कहां बता रहे हैं, तो संधि हम नहीं देख रहे हैं, इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दिख रहे हैं। महात्मा, अब आत्मा शब्द जो इसमें महाशब्द या आत्मा, अब ऐसा शब्द आ जाता है, महात्मा शब्द आ गया। अब बच्चों बताओ इसमें कहा जाए, कभी कभी ये प्रश्न ऐसा भी आता है बच्चों, ध्यान रखो, कभी कभी आता दिए गए शब्दों में से उपसर्ग हटाइए या प्रत्यय हटाइए, ऐसा भी शब्द आता है। जैसे यहाँ पे महात्मा, महा आत्मा, तो यहाँ पे क्या है, महाशब्द क्या आ जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, महा का आ जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा। अब ऐसे उप मतलब उससे पहले शब्द, आत्मा शब्द जो था, शब्द में क्या आ गया, आत्मा, उसमें क्या आ गया,
महा, महा शब्द क्या आ गया, उसमें उपसर्ग लग गया। अब महाशब्द, महा जो है वो आत्मा में जुड़ गया, इसलिए वो उपसर्ग कहलाएगा। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखो, आपको क्या दिया जाता है उसके आधार पर आपको जो शब्द दिया जाएगा, शब्द में आपको उसके बाद शब्द से जुड़ा हुआ लगाओगे प्रत्यय, और अगर आगे लगाओगे तो उपसर्ग कहलाएगा और बाद में लगाओगे तो प्रत्यय कहलाएगा। ऐसे अनेक शब्द हैं, जैसे उदाहरण पे लेंगे हम लोग। अब लिखेंगे, जैसे एक शब्द मैंने ले लिया देव। अब मैंने शब्द देव ले लिया, कह दिया कि इसमें प्रत्यय लगाइए। शिव, इसमें क्या लगाइए, प्रत्यय लगाइए। इसमें प्रत्यय क्या लगा दोगे, मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा इसमें, देवलोक। इसमें शब्द मैंने देवलोक लगा, लोक शब्द क्या बन गया, ये आपका सीधे प्रत्यय आ गया। लोक शब्द इसमें मैंने लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया, लोक शब्द लगा दिया। तो शब्द के बाद लगा, यह क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। अगर इसमें कोई शब्द के पहले लगा देता तो क्या लगा हो जाता, तो उपसर्ग लगाता। अब और एक शब्द इसी का, अभी और एक शब्द बना दूं मैं, देवर्षि। क्या आ जाएगा, देवर्षि। इसमें क्या आ जाएगा, देवर्षि, है ना, देवर्षि आ जाएगा, देवर्षि। तो इसमें देव ऋषि, मतलब इसमें देव शब्द था और इसमें क्या लगा दिया, ऋषि लगा दिया। ऋषि क्या आ गया, प्रत्यय आ गया। मतलब बच्चों, जब किसी शब्द के बाद जो हम लगाते हैं वो प्रत्यय कहलाता है, और जो शब्द के पहले लगाया जाता है वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द है, जैसे जैसे करण शब्द है, अधिकरण शब्द है, करण शब्द लिख लिया। अब इसके लिए क्या लगाओ, उपकरण, उपसर्ग लगा दो। अब करण, इसका मैं शब्द बना दूंगा अधिकरण। क्या हो जाएगा, अधिकरण। ठीक है, अधि क्या हो गया, इसका उपसर्ग हो गया। मैंने करण शब्द के पहले क्या लिखा है, अधि। अधि शब्द क्या हो जाएगा, उसका उपसर्ग कहलाएगा। मतलब यही है बच्चों, ध्यान रखना कि शब्द, एक चीज याद रखोगे, दूसरा अपने आप आपको आ जाएगा, और दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। जो शब्द के पहले लगे वह उपसर्ग है, और जो शब्द के बाद लगे वह प्रत्यय है। समझ में आया? आप लोग जैसे कि इंग्लिश में देखे होंगे प्रीफिक्स और उसे भी ध्यान रखना है। प्री मतलब पहले जो होता है, उसी तरह से उपसर्ग मतलब पहले आ जाता है, सर्ग के पहले लगा उपसर्ग। उसी तरह से हम कहेंगे पहले जो शब्द आता है, शब्द के पहले जो लगा है वह उपसर्ग है, और शब्द के बाद जो है नहीं है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी के साथ, और अच्छे शब्दों के साथ में, दूसरे व्याकरण के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।